ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रही मादक पदार्थों की तस्करी। थाना हरिपर्वत क्षेत्र में पकड़ी गई 2 किलो चरस, 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। आगरा के नटवरलाल शैलेंद्र अग्रवाल का सामने आया एक और कारनामा। 4 लोगों से ठग लिए 19 लाख रुपए, नौकरी दिलाने का किया ड्रामा। बिजली की खपत के चलते राज्य सरकार ने खोजने शुरू किए वैकल्पिक प्रयास। सपा मंत्री हरिरमन सिंह ने सुभाष पार्क में किया सोलर सिस्टम का शिलान्यास। और पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता पाने का मिला सुनहरा मौका। शासन के निर्देश पर आवेदन के लिए पुलिस लाइन में 2 दिवसीय कैंप लगा। और अब खबरें विस्तार से। मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर अब आगरा पुलिस सक्रिय हो चुकी है, जिसको लेकर अब जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में थाना हरिपर्वत पुलिस को उस वक्त सफलता मिल गई जब 2 किलो चरस के साथ पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े इनके आकाओं की तलाश में जुट गई है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुधांशु, बंटी, अभय, ये लोग लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और अजीम और सुभी यहीं के लोकल रहने वाले हैं आगरा के। लखीमपुर वाले ले आकर के इनको माल दिए थे, फिर ये लोग मिल करके आगे इसको बेचने जा रहे थे। सूचना पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 2 केजी चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2,20,000 की है। आगरा का सबसे बड़ा जालसाज और ठग शैलेंद्र अग्रवाल के कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। शैलेंद्र अग्रवाल का एक और नया कारनामा सामने आया है, जिसमें 4 लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने 19 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसमें पुलिस ने शैलेंद्र अग्रवाल, उसके पिता और पत्नी समेत एक साथी पर केस दर्ज कर लिया है। शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ ठगी का ये 33वां मुकदमा दर्ज हुआ है। आगरा का जालसाज शैलेंद्र अग्रवाल कितना बड़ा ठग था, इस बात का एक एक करके खुलासा हो रहा है। ताजा मामला 19 लाख रुपए की ठगी का सामने आया है। आगरा के बोदला रोड के रहने वाले रमेश चंद के दोस्त संजय उपाध्याय का शैलेंद्र अग्रवाल परिचित था, लिहाजा रमेश चंद शैलेंद्र अग्रवाल के राजशाही रहन सहन और अमीरी के जलवे के साथ अधिकारियों के उठक बैठक को देखकर प्रभावित हो गए और इसी प्रभाव की वजह से रमेश चंद ने अपने 4 भतीजों की नौकरी दिलाने की बात कही। शैलेंद्र अग्रवाल ने रमेश चंद को भतीजों की नौकरी दिलाने का झांसा दे दिया और 20 लाख रुपए की मांग कर दी। रमेश चंद ने किसी तरह से 19 लाख का इंतजाम कर लिया और ले जाकर शैलेंद्र अग्रवाल को दे दिए। कई दिन तक शैलेंद्र अग्रवाल रमेश चंद को गुमराह करता रहा और नौकरी दिलाने का दिलासा देता रहा। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन रमेश चंद के भतीजों की नौकरी नहीं लगी, तो रमेश चंद ने उससे रुपए मांगने शुरू कर दिए। काफी दिन तक शैलेंद्र ने रुपए वापस नहीं किए तो उसने एक चेक दे दिया। चेक को रमेश चंद ने बैंक में डाला तो ये चेक बाउंस हो गया। शैलेंद्र अग्रवाल की ठगी का भांडाफोड़ हुआ। तब कहीं जाकर रमेश चंद ने शैलेंद्र अग्रवाल, उसके पिता और पत्नी के साथ संजय उपाध्याय पर थाना जगदीशपुरा में ठगी का केस दर्ज करवा दिया है। मुझे मेरे एक परिचित ने शैलेंद्र अग्रवाल से परिचय कराया था, संजय उपाध्याय पुत्र ललित प्रसाद उपाध्याय ने, कि संजय उपाध्याय के वो शैलेंद्र अग्रवाल की बहुत अच्छी जानकारी है और वो आपके जो भतीजे बेरोजगार हैं उनको नौकरी दिलवा देंगे। तो मेरी उनसे 20 लाख रुपए में बात हो गई। मैं 19 लाख का इंतजाम कर पाया। मैंने एक बार 12 लाख रुपए संजय के माध्यम से देने के लिए उनके वहाँ गया था और 7 लाख रुपए मैंने उनको बाद में अरेंज करके दिए। 1 लाख रुपए के लिए मैंने कह दिया मैं बाद में दे दूंगा। उन्होंने मुझे ये दिखाया कि तुम्हारे भतीजों का सिलेक्शन हो गया है, एक लिस्ट दिखाई। मैंने कहा लिस्ट की कॉपी मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा लिस्ट बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसके आउट हो जाने से काम बिगड़ भी सकता है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट की कॉपी तो नहीं दी। अगर वो लिस्ट नहीं दिखाते तो दोबारा में जो 7 लाख रुपए दिए हैं वो मैं नहीं देता। मैंने इसकी एफआईआर थाना जगदीशपुरा में दर्ज करा दी है। आगरा यातायात में सिपाहियों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सूर सदन चौराहे का है, जहां एक मयूरी चालक को यातायात सिपाही ने रोकते ही मारपीट शुरू कर, जिसके चलते ड्राइवर को चोटें आई हैं। घायल चालक को देख सिपाही वहां से फरार हो गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यातायात पुलिस हो या थाना पुलिस, लुटेरों के आगे तो बेबस ही नजर आती है, लेकिन गरीबों पर इनका डंडा खूब चलता है। यातायात सिपाही की गुंडागर्दी उस वक्त देखने को मिली जब एक मयूरी चालक अपनी खाली मयूरी को लेकर भगवान टॉकी से हरिपर्वत की ओर जा रहा था। इसी दौरान सूर सदन चौराहे पर तैनात गौरव नाम के सिपाही ने मयूरी को रोककर मारपीट शुरू कर दी। पास ही बने पुलिस बूथ पर लाकर सिपाही ने चालक को बेरहमी से डंडा मारा।
जिससे उसके हाथ का मांस फट गया और वो बेसुध हो वहीं बैठ गया। सिपाही की हरकत देख वहां भीड़ जमा हो गई, जिसे देख आरोपी सिपाही मौके से फरार हो गया। मैं यहाँ से सर मजदूरी लेके आ रहा था, मुझे एक पुलिस वाले ने गौरव ने रोका, मैं रुक गया साहब और मेरे छाता दिया यहाँ पे हाथ में बड़ी जोर से, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सीधे डायरेक्ट मारा है मुझे। चालक की पिटाई की सूचना मिलते ही थाना हरिपर्वत के 2 सिपाही भी मौके पर आ गए और पीड़ित की शिकायत दर्ज करा, उसे कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान की सफलता मिलते ही देख प्रशासन और अतिक्रमण टीम काफी उत्साहित है। अपने इसी क्रम में अतिक्रमण प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट ने बुधवार को बसई पुलिस चौकी से अतिक्रमण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कई होटल्स के अतिक्रमण को धराशाही किया गया, तो वहीं नगर निगम के पार्क को भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। अभियान में साथ चल रही 2 जीसीबी मशीनों ने देखते ही देखते अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। शहर में पिछले कई दिनों से लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जहां कुछ इसे आदर्श मानकर अपने अतिक्रमण को स्वयं ही तोड़ रहे हैं, तो कुछ अब भी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। बुधवार को वसई पुलिस चौकी से शुरू हुआ अतिक्रमण अभियान जब चला तो लोगों ने काफी मिन्नतें की ताकि उनका हिस्सा टूटने से बच जाए, जबकि कुछ समझदार लोग अपने आप ही अपने अतिक्रमण को हटाने में जुटे थे। इतना ही नहीं, एक बिल्डिंग के सामने पहुंचने पर जब नाला वहां से डाइवर्ट मिला तो सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान ने बिल्डिंग का नक्शा मंगा, साथ चल रहे एडी अधिकारियों को इसकी नापतोल करने के आदेश जारी किए ताकि नक्शा के अतिरिक्त बनाए जाने पर कार्रवाई की जा सके। साथ चल रहे 2 जीसीबी देखते ही देखते अतिक्रमण को धराशाही करती जा रही हैं, तो लोग बस तमाशा देख सहयोग करने में जुटे थे। इतना ही नहीं, इसी रोड पर बने चिली चटकारा नाम से बने होटल मालिक ने आधी से ज्यादा सड़क पर ही कब्जा कर लिया था, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद नाले पर बनाई गई स्लेब को 2 जीसीबी की मदद से कब्जा मुक्त करा दिया गया। नहीं, उनको सबको यही बताया गया है कि आपके रोड के लेवल से 4 इंच नीचे तक नाली तक आपको जो है प्लेन रखना है और रैंप अपने घर में काटें। आपने रोड पर तो ये लोग अपना गेट बना लेते हैं, फिर आगे रोड पर अपना रैंप बना लेते हैं, तो वो उसकी हद तक अपना बना करके अपनी जमीन को तो आगे सुरक्षित करते हैं और आगे चढ़ने उतरने के लिए सारी सरकारी जमीन का इस्तेमाल करते हैं। सड़क तो सड़क, लोगों ने नगर निगम द्वारा बनाए गए एक पार्क को भी नहीं बख्शा, उस पर भी अतिक्रमण कर लिया। आरोपी ने पार्क की दीवार तोड़कर अपना निर्माण कर लिया, जिसके बाद जेसीबी की मदद से उसे भी धराशाही कर दिया गया। साथ ही एडीए को भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। नगर निगम द्वारा कुछ समय पहले यहाँ एक बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया था और यहाँ जो है वो सहायक अभियंता जो संबंधित है उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि पार्क की बाउंड्री वाल को तोड़कर उस पर इसने हेज बनाकर उसे अपने हिस्से में कवर करके ले लिया है। आज जब इसकी सूचना मिली तो इसको तत्काल हटाने की कार्रवाई वहाँ की गई और इस समय जो पार्क है वो पार्क के स्वरूप में है, उसमें एक ओवरहेड टैंक बना है यूजीआर के फॉर्म में, वहाँ पर ओवरहेड टैंक में वाटर सप्लाई होती है, तो उसको अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। हालांकि अन्य स्थानों की तरह यहाँ किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि साथ चल रही पुलिस भी तमाशा देख रहे लोगों को ही हटाती दिखी और अभियान के दौरान कहीं भी किसी तरह का कोई विरोध न होने से अधिकारी भी खासे संतुष्ट नजर आए। साथ ही अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले से अधिवक्ता वर्ग में खासा रोष है। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने जिसके विरोध में हड़ताल कर दी। थाना सदर इलाके के रोहता गांव में 4 दिन पहले हुई इस घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से वकील आहत है, जिन्होंने कलेक्ट्रेट पुलिस प्रशासन की इस ढिलाई के लिए 1 दिनी हड़ताल कर सांकेतिक विरोध प्रकट किया। आगरा में वकीलों के साथ आपराधिक वारदातों का सिलसिला अचानक बढ़ने से लगा है। अधिवक्ता प्रवीण गुलाटी के यहाँ हुए हत्याकांड की आग अभी बुझ भी नहीं पाई थी कि अधिवक्ता मुनेंद्र रावत के ऊपर हुए जानलेवा हमले ने काले कोट वालों का पारा चढ़ा दिया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने जिसके विरोध में काम नहीं किया, संगठन की जनरल हाउस की मीटिंग में हड़ताल की घोषणा कर दी गई, जिसके चलते सभी वकील अपने बस्तों और चैम्बरों में बैठे रहे और कार्रवाई की मांग की। सदर में 3-7 का मुकदमा कायम हुआ और 3-4 दिन हो गए, लेकिन उनके किसी की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, तो इसको लेके आज अधिवक्ता का हड़ताल पर और एसएसपी साहब से मिले थे और उन्हें जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया उनको। मामला थाना सदर के रोहता इलाके का है, जहां हुई घटना के बारे में घायल वकील ने आप बीती बताई। ये लोग अभियुक्त जो है वो ट्रांसफार्मर पर अवैध रूप से केबल डाल रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। दूसरे दिन अगले दिन उन्होंने 20-25 बाहरी लोगों को बुला लिया और घर के 5-6 लोग, मेरा बाहर प्लॉट है, प्लॉट से मैं घर आ रहा था, मुझे रास्ते में पकड़ लिया। 2 अभियुक्तों के हाथ में कट्टे थे, मेरे साथ वहीं मारपीट चालू कर दी।
साथ ही वकील की पिटाई से वकीलों में खासा रोष है, जिन्होंने एसएसपी से मिलकर न्याय की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न की गई तो वो कोई और बड़ा फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से आयोजित रोजा अफ्तार पार्टी में आगरा के प्रमुख नेताओं ने शिरकत की, जो पार्टी की ओर से सीएम हाउस पर आमंत्रित थे। कार्यक्रम के दौरान मेजबान के रूप में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विभिन्न क्षेत्रों से आए सपा नेताओं से बड़ी गर्मजोशी से मिले और सारे सपाइयों ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रोजा अफ्तार किया। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज का हितैषी होने को लेकर समय समय पर उंगलियां उठती रहती हैं, मगर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने कभी इसकी परवाह नहीं की और हमेशा एक नई मिसाल पेश की। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से आयोजित रोजा अफ्तार पार्टी उसका जीता जागता उदाहरण बन गई, जिसमें सपा के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री ने देश भर से आए मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर अफ्तार किया। पार्टी के बुलावे पर आगरा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर, शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन और पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर पवन सिंह के अलावा नितिन कोहली सहित कई समाजवादी उपस्थित रहे। सभा में विभिन्न प्रांतों से आए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और वार्ता हुई। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस धार्मिक महत्व के अवसर पर खासो आम से बड़ी गर्मजोशी से मिले। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समाज के मेहमानों ने सभी के साथ मिलजुल कर रोजा खोला और आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की। उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत की लगातार हो रही कमी के चलते वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसी के तहत आज आगरा में सूबे के कैबिनेट मंत्री राजा रिद्धमन सिंह ने सुभाष पार्क का सोलर ऊर्जा पार्क के रूप में शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की भी बात कही। लगातार हो रही विद्युत की अधिक खपत के कारण अब प्रदेश सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक माध्यमों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में सार्वजनिक पार्कों को सोलर ऊर्जा पार्कों के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगरा के सुभाष पार्क को सोलर ऊर्जा पार्क के मॉडल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। सोलर ऊर्जा पार्क की सभी विद्युत आपूर्ति का माध्यम बनेंगी। पार्क स्थित बाल भवन में जनता की जानकारी के लिए सोलर ऊर्जा का प्रदर्शनी कक्ष बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने वृक्षारोपण पर जोर देते हुए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की बात कही। ये शुरुआत केवल इस पार्क को ही सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत नहीं करेगा, बस पूरे जनपद और शहर में आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। साथ साथ एक जागरूकता पैदा करेगा कि सौर ऊर्जा के अनेक ऐसे उपकरण हैं, उनको अपनाएं। फिलहाल वक्त उचला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान। माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं
रमजान से मुतालिक अपने सवालात आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। पार्टी के प्रति ढुलमुल और निष्क्रिय रवैये वालों हो जाएं सावधान, जिनके खिलाफ कभी निष्कासन की कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी के स्थानीय बड़े नेताओं ने नीले खेमे के सिपाहियों को निष्ठा से पार्टी का काम करने की हिदायत दी है। यहां बता दें कि आगरा में इतने बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई से खलबली मच गई है, जिसमें कईयों पर कार्रवाई की तलवार अभी भी लटक रही है। आगरा में बीएसपी नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई ने पार्टी में खलबली मचा दी है, जिसके कार्यकर्ताओं के लिए इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मगर खबर पक्की होने के चलते दर्जनों ऐसे लोगों के पेट में पानी हो गया जो नीला झंडा लगाकर दूसरों पर रौब गालिब करते हैं, लेकिन पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है। जबकि कुछ ऐसे नेताओं की पेशानी पर भी बल आ गए हैं, जिनका नाम बीच बीच में दूसरे दलों में शामिल होने के लिए बार बार उठता रहा है। उन्हें भी डर है कि कहीं जरा सी चूक उनकी राजनीति ठप न कर दे। पार्टी हाईकमान ने इस बार बड़े और कड़े फैसले लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। स्थानीय नेता भी जिससे पूरा इत्तेफाक रख रहे हैं। नहीं, इनको कोई अपना निजी इनका कोई लाभ नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी हर चीज को पारदर्शिता के साथ करती हैं और इन लोगों का कुछ न कुछ ऐसा कुछ रोल रहा होगा। इसे आरोप लगा रहे हैं टिकट। हाँ, तो ये आरोप गलत लगा रहे हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। और ऐसी कोई बात होती तो आज हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के पास आम लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है, जनता बहन कुमारी मायावती को इतना चाह रही है, तो इन चीज़ों से कोई बहुजन समाज पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो आते आते रहते हैं और संगठन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों से। दरअसल पिछले बार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में औंधे मुंह गिरी बसपा का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर ऊपर से नीचे तक के संगठन की समीक्षा चल रही है। ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो संदिग्ध गतिविधियों के दायरे में आ रहे हैं। बहरहाल इतनी बड़ी कार्रवाई से बसपा में अपना भविष्य तलाश रहे नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता फिर से हरकत में आ गए हैं, जो किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई का शिकार नहीं होना चाहते हैं। ईद उल फितर को लेकर जिला प्रशासन ने तेज की तैयारियां, जिसने विभिन्न मुस्लिम इलाकों में जरूरी काम सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। कई मजिस्ट्रेट की टीम जहां शहर की मुख्य मस्जिदों में साफ सफाई से लेकर विभिन्न कामों पर ध्यान दे रही है, तो वहीं पानी बिजली की समुचित आपूर्ति के लिए संबंधित विभागों को आगाह किया गया है। शहर के नमाजियों को बेहतर माहौल देने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट की टीमों को लगातार विभिन्न मुस्लिम इलाकों में भेजकर कराए जाने वाले कामों की न केवल जानकारी जुटाई जा रही है, बल्कि साथ ही साथ उनका समाधान भी किया जा रहा है। एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न विभागों को भी पानी, बिजली से लेकर साफ सफाई तक के लिए ताकीद कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा इंतजामों के लिए लगातार सतर्कता बरती जा रही है। चांद के ऊपर डिपेंड करता है, 18 या 19 को हमारी ईद का त्यौहार संपन्न होगा, मनाया जाएगा। हम लोगों ने अलविदा की नमाज के लिए, ईद के लिए मुकम्मल अपनी तैयारियां कर ली हैं। हम लोगों ने शहर में फ्लैग मार्च भी करा लिया है। दरअसल मुस्लिम भाइयों के लिए ये पाक मौका होता है जिस दिन वो अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं और आपसी भाईचारे के साथ साथ अमन चैन की दुआ मांगते हैं। प्रशासन के मुताबिक सभी नमाजियों को नमाज के माफिक माहौल उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास जारी हैं। आगरा में 2 सगी बहनें पिछले करीब 60 साल से हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए भटक रही हैं। नागरिकता पाने के लिए इनकी पूरी जिंदगी जद्दोजहद में निकल गई, लेकिन आज भी ये पाकिस्तानी ही कही जाती हैं। जिंदगी भर का इंतजार करने के बाद अब हिंदुस्तान की नागरिक बनने की उम्मीद जगी है। जल्द ही कैंप लगाकर सरकार इनकी समस्या सुनेगी। अगर इनको इस कैंप में नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाता है तो ईद पर सरकार का ये सबसे बड़ा तोहफा इनको मिल जाएगा। आप जिन 2 बुजुर्ग महिलाओं को देख रहे हैं, ये दोनों सगी बहनें हैं
और आगरा के 2 अलग अलग मोहल्लों में रहती है। 60 साल से ये दोनों बहनें आगरा में रह रही हैं। इसके बावजूद ये महिलाएं भारतीय नहीं हैं बल्कि पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, आगरा में रहने वाली दोनों महिलाएं पाकिस्तानी हैं। एक का नाम शाहजहां बेगम है और दूसरी का शमीम बेगम। दरअसल सन 1947 में देश के विभाजन के वक्त इनके माता पिता पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के हैदराबाद इलाके में रहने लगे। उस वक्त ये दोनों इस दुनिया में नहीं थी। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो इन दोनों ने दुनिया में कदम रखा, लेकिन दुनिया में आने के बाद बदकिस्मती ने इनका दामन थाम लिया। बड़ी बहन शमीम बेगम 5 साल की थी और छोटी शाहजहां महज 5 महीने की। तभी इनके पिता की मौत हो गई। घर में ये दोनों और उनकी मां रह गए। किसी तरह से आगरा में रह रहे इनके नाना के पास खबर पहुंची तो अपनी बेटी और इन दोनों नवासियों को वो आगरा बुला कर ले आए। पाकिस्तान से मां के पासपोर्ट पर ये दोनों हिंदुस्तान चली आई और आगरा में आकर रहने लगी। हिंदुस्तान आने के बाद दोनों की बदकिस्मती तो देखिए। थोड़े से वक्त के बाद मां की भी मौत हो गई। अब इन दोनों का सहारा सिर्फ उनके नाना बचे थे। नाना ने लगातार इन दोनों को नागरिकता दिलाने की कोशिश की और एक दिन वही हुआ जो होना मंजूर था। नाना भी इस दुनिया से अलविदा कह गए। धीरे धीरे ये दोनों बहनें बड़ी हो रही थी और इनके वीजा की तारीख बढ़ती गई और नागरिकता दिलवाने के लिए मामा ने कमान संभाली, लेकिन इन दोनों को नागरिकता नहीं मिली। बाद में मामा भी चल बसे। उसके बाद सिर्फ वीजा की अनुमति पर ही ये दोनों रहने लगी। पहले पिता, फिर माँ, उसके बाद नाना और आखिर में मामा की मौत के बाद पड़ोस के लोग नागरिकता दिलाने के लिए पैरवी करते रहे। इसी बीच दोनों की शादी आगरा में ही कर दी गई। शाहजहां बेगम से एक बेटी है और शमीम बेगम के 7 बच्चे हुए, लेकिन उन्हें नागरिकता न मिलने की वजह से दोनों के ही बच्चों का किसी स्कूल में एडमिशन न हो सका। लिहाजा दोनों के बच्चे पढ़ नहीं पाए। बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादियां हो गई और वो भी इन्हें छोड़कर अपने अपने ठिकाने पर चले गए। नागरिकता न मिलने की वजह से इन दोनों को किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पाई और आज पुराने टूटे फूटे मकान में रहकर ये दोनों किसी तरह से जिंदगी बसर कर रही हैं। हमें ये दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है उसमें कुछ उम्मीद जागी है कि अब शायद हमें नागरिकता मिल जाए। अगर मिल जाती है हमें नागरिकता तो हम तो इसको बहुत बड़ा तोहफा समझेंगे। ईद के लिए हमारा बहुत बड़ा तोहफा है और देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है। इतने सालों से तो कुछ किया नहीं है किसी ने भी और परेशान रहते हैं इतने। अभी तक नागरिकता मिली नहीं है हम लोगों को, न बच्चों की पढ़ाई, न लिखाई, न कुछ, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। आप लोग पाकिस्तान से कैसे आ गए थे? इसलिए आए थे, हमारे पापा का इंतकाल हो गया था तो हमारे नाना मामू ने यहाँ बुला लिया था और यहीं हम रहे इसी 4/68 में ही। जब से पासपोर्ट हमारा जिस नाम से, जिस एड्रेस से बना है, आज तक उसी घर में ही है इतने सालों से। अरे बहुत दिक्कतें आई। बुला तो लिया हमारे नाना ने बुला के कि सही है कि चलो हम करवा देंगे जो भी होगा। उन्होंने भी बहुत करा, बहुत कोशिशें करी, लेकिन नागरिकता नहीं मिल पाई। उनके मरने के बाद फिर उन लोगों ने हमारी शादी ब्याह कर दी है। उसके बाद भी बहुत परेशानियाँ आई, बहुत परेशान हुए। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमें नागरिकता मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जो लगा रहा है कैंप, वो हमारे लिए अगर सुविधा करते हैं तो इससे बड़ा और तोहफा क्या होगा ईद का, खुशी का। जिंदगी भर हमें याद रहेगा कि हाँ उन्होंने हमारी ये नागरिकता दिलवाई। एक्चुअली जो बहुत लंबे समय से इस प्रदेश में ऐसे पात्र पाकिस्तानी नागरिक जो दीर्घकालिक वीजा चाहते हैं या भारतीय नागरिकता चाहते हैं, उनकी प्रक्रिया बड़ी दुरूह, बड़ी लंबी है। उसको सरलीकरण करने के लिए दिनांक 15 और 16 को LIU कार्यालय में, जो हमारा अभिसूचना कार्यालय है, उसमें एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि ये प्रक्रिया में ये चीज़ें, जो भी उनको दस्तावेज, जो भी अभिलेख, जो भी कागजात उनको देने हैं, सरलीकरण करते हुए हम लोग उनका अभिलेख भरवाएंगे और कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र उनके समस्या का निराकरण हो सके। जिनको लंबी अवधि का वीज़ा चाहिए वो वीज़ा वाला कार्रवाई हो सके, या जो वैधानिक रूप से यहाँ के नागरिक बन सकते हैं उनके नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। जिंदगी के 60 साल से ज्यादा गुजारने के बाद भी इनको हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली, लेकिन अब आकर उम्मीद जागी है कि शायद जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इनको भारत की नागरिकता मिल जाए। सरकार जुलाई में कैंप लगवा रही है, जिसमें इनके सभी कागजात देखे जाएंगे और तय किया जाएगा कि इनको नागरिकता मिले या नहीं। आगरा में इस तरह से काफी लोग रह रहे हैं और सभी वीजा
और नागरिकता पाने के लिए कैंप में कागजात जमा करेंगे। इस कैंप में शाहजहां बेगम और शमीम बेगम को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया तो सरकार का इन दोनों के लिए ईद पर ये सबसे बड़ा तोहफा होगा। अब तक निगम को टैक्स के रूप में चूना लगाने वाले टैक्स निरीक्षक इन दिनों नगर आयुक्त के रडार पर है। हालांकि पर्यटन विभाग से मंगाई गई होटल्स की सूची के आधार पर निगम की सूची से 100 से ज्यादा होटल गायब हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त ने नए सिरे से सर्वे कराए जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। नगर निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत माने जाने वाले गृह कर पर वर्षों से कर निरीक्षक पलीता लगाने में लगे थे। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह अब सख्ती दिखाते हुए जब पर्यटन विभाग से होटल्स की सूची मंगाई तो एक बड़ी चूक सामने आई, जिसमें निगम की सूची में 100 से ज्यादा होटल गायब मिले, जिनसे अब तक टैक्स नहीं वसूला जा रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद जब अन्य फाइलें भी मंगाई गईं तो उसमें भी बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। सूची को हमने अपने कर्मचारियों से वेरीफाई कराया तो उसमें बहुत से तो होटल हमारे दर्ज ही नहीं है, उनकी फाइलें ही नहीं है, गुम है। इतना ही नहीं, कर निरीक्षकों की मनमानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को नोटिस भेजने के लिए नगर आयुक्त ने साइन कर नोटिस जारी किए थे वो आज तक कर निरीक्षकों के पास सुरक्षित रखे हैं। ये देख उप नगर आयुक्त ने कर निरीक्षकों की जमकर लताड़ लगाई और सभी को नोटिस जारी करते हुए नए सिरे से पैमाइश कराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उप नगर आयुक्त ने बताया कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लगभग 100 होटलों की फाइलें आए हैं, उन्हें हम पुनः गणना करके नई पत्रावली बनाकर उनका असेसमेंट करेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम में मिलने वाले टैक्स से ज्यादा कर निरीक्षकों को अन्य माध्यमों से मिल जाता है। यही कारण है कि जिन फैक्ट्री संचालकों का लाखों का टैक्स बनना चाहिए वहां से निगम को महज हजारों रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं, जिस पर अधिकारी खासे नाराज। बहरहाल सख्ती के बाद निगम के टैक्स में कितना इजाफा हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। बुधवार को शासन के आदेश के बाद प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में बांटे जाने वाले मिड डे मील में दूध और कोफ्तों को शामिल किया गया, लेकिन यह आदेश सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर नजर आए, क्योंकि प्रति छात्र कम रुपए आवंटित होने के चलते स्कूलों में सिर्फ चावल ही बांटे गए तो कुछ जगह कोफ्ते बांटकर खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन दूध सिर्फ कागजों में ही बटा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचाने के उद्देश्य से शासन ने 15 जुलाई से प्रत्येक बुधवार मिड डे मील में 200 ml दूध व कोफ्ते बांटने का आदेश दिया था। आदेश नया था, लिहाजा इसको लेकर प्रदेश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म था, क्योंकि ये प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल था। इसलिए हमने भी इस आदेश पर अमल में लाए जाने की स्थिति जानने के लिए स्कूलों का जायजा लिया। सबसे पहले हम जा पहुंचे आगरा के नुनिहाई स्थित प्राथमिक विद्यालय में, जहां हमने देखा कि यहां पढ़ने वाले करीब 128 बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी दी गई है, जिसमें नाम के लिए कुछ लौकी के कोफ्ते जरूर दिखाई दिए, लेकिन यहाँ दूध का नामो निशान तक नहीं था। हमने यहाँ कुछ बच्चों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि आज उन्हें कोफ्ते पहली बार दिए गए हैं, लेकिन अभी दूध नहीं मिला। क्या क्या मिला है? कोफ्ते चावल। कोफ्ता चावल। अच्छा, दूध मिला है? दूध नहीं मिला। पूजा, क्या क्या मिला आज आपको? आज हमको कोफ्ते चावल मिले। कोफ्ते चावल मिले। इससे पहले क्या मिलता था? बहुत अच्छा मिलता है, दलिया बनता है और कड़ी चावल। और आज कोफ्ता चावल मिले हैं। हाँ। दूध मिला है कभी? दूध मिला है आज? नहीं मिलेगा। आज दूध मिलना था तो आज मिला आपको? नहीं, आज नहीं मिला है। क्या मिला बेटा स्कूल में? खाने में कोफ्ते चावल। तेज बोलो। कोफ्ते चावल। कोफ्ते चावल। दूध मिला? नहीं, अभी मिलेगा। अभी नहीं मिला। तो आज से तो दूध दिया जाना था आप लोगों को, आज नहीं मिल पाया। नहीं। इस स्कूल के बाद हम जहाँ पहुंचे एतमादवाला क्षेत्र में बने प्राथमिक विद्यालय पर, जहाँ नजारा ही कुछ और था। यहाँ मिड डे मील के नाम पर सिर्फ चावल ही नसीब हुए थे और वो भी कम उबले हुए। सरकार के आदेश अनुसार बुधवार को मिलने वाले कोफ्ते और दूध का यहाँ नामो निशान तक नहीं था। और तो और यहाँ तो स्कूल की संचालिका को ही बच्चों के इंटरवल के समय का याद ही नहीं था कि इनके लिए खाने का सामान भी लाना है। जरा आप ही सुन लीजिए स्कूल की दूसरी टीचर किस तरह अपनी प्राचार्य की गलती छुपाती नजर आई। जी, आज तो हमारा चावल है, सादा नमकीन चावल है, क्योंकि राशन आज खत्म हो चुका था और मैडम राशन लेने ही गई है। वो मुझसे कह गई थी कि आज जैसा है मधु वैसा बनवा देना, और वो राशन लेने ही गई है, सारा जो किचन का सामान। तो आदेश थे ऊपर से कि आपको तो वो इसी और दूध कल का, हाँ वो रोज आता दूध का था, तो मैंने सुबह मैडम से कही हुई थी, तो वो बोली कि हो सकेगा तो उधर से मैं दूध लेती आऊंगी। आज राशन लेने ही गई है वो।
आज नहीं बट पाया आपके? आज बट नहीं पाया सर, और वो चावल बटे। मिड डे मील में बुधवार को कोफ्ते और दूध बांटने के आदेश शासन ने किए थे, लेकिन जिले के किसी भी स्कूल में दूध नहीं बांटा गया। कुछ स्कूलों ने अपने स्तर से प्रयास कर कोफ्ते की सब्जी और चावल जरूर बंटवाए। ऐसा करने के पीछे कारण पूछा गया तो शिक्षकों ने एक ही बात कही कि उनके पास संसाधन ही नहीं है। शासन मिड डे मील योजना में प्रत्येक बच्चे के लिए 3 रुपए 56 पैसे जारी करता है। एक एक स्कूल में 100 से 200 तक बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 200 ml दूध बांटने का आदेश है। डेयरी के दूध का भरोसा नहीं है और अच्छी क्वालिटी का दूध 40 रुपए लीटर से कम नहीं मिलेगा। लिहाजा इस स्थिति में इस आदेश को मान पाना उनके लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं। इसलिए बच्चों की सेहत बिगाड़ने से बेहतर है कि हम दूध ही नहीं बांटे। कोफ्ता चावल जी। आज दूध भी देना था आप लोगों को? दूध देना था, लेकिन इस अमाउंट में हम दूध कैसे मुहैया कराएं? हम देख रहे हैं इस तरह हमारी आदेश हो इस तरह का कि, और हम तो चाहते हैं कि ये जो है हमारे प्रशासन लेवल से हमें मिले, दूध मिले। हम बंटवाने में सहयोग करेंगे, पूरा भरपूर सहयोग करेंगे, और बना हुआ खाना मिले तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। अभी क्या आदेश है? अभी हमारी आदेश है कि हम कोफ्ता चावल बना के दे रहे हैं। 3 रुपए 59 पैसे में हमें ये बना के देना है बच्चे के लिए। अच्छा, सारी चीजें जी। क्या आदेश था कि दूध भी उसी में आपको देना? हाँ जी, दूध देना है, लेकिन हम दूध मुहैया नहीं हो पा रहा है। लेकिन जितना अमाउंट उन्होंने पास किया उसमें दूध आप नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। मिड डे मील का जो रूटीन मेनू है उस हिसाब से चलता है, लेकिन क्योंकि आज बुधवार है, एक नया मेन्यू तैयार हुआ है कि बच्चों को दूध दिया जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ कोफ्ता और दूध दिया जाएगा। कोफ्ता चलिए मैं फिर भी कैसे भी कोशिश करके बना लूंगी, लेकिन एक बच्चे के ऊपर 3 रुपए 54 पैसे दूध के लिए मिल रहे हैं, जबकि दूध के बारे में सबको मालूम है कि कहीं भी अच्छी क्वालिटी का दूध 50 रुपए से कम या 60 रुपए से कम नहीं मिल रहा है। अगर वही दूध हम पानी मिला के बच्चों को दें तो ऐसे मिड डे मील देने से अच्छा है कि बच्चे जो खा रहे हैं वही खाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के उद्देश्य से शासन ने दूध को भी मिड डे मील में शामिल करके अच्छा किया, लेकिन संसाधन और रुपए के अभाव में ये योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई और किसी भी स्कूल में मिड डे मील में दूध नहीं बांटा जा सका। सरकार ने तो बच्चों को कुपोषण से दूर करने और उनकी सेहत बनाने के लिए योजना शुरू की, लेकिन मुख्यमंत्री की ये योजना प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेहत बिगाड़ रही है। थाना सिकंदरा के नगला नाथू ग्राम में हुई भागवत कथा के समापन के मौके पर समाज सेवियों की ओर से हुआ ग्रामवासियों का सम्मान, जिसमें उन्होंने निर्धन कन्याओं को जहां सूट वितरित किए तो वहीं बड़े बुजुर्गों के सम्मान में भी वो पीछे नहीं रहे, जबकि ग्राम पंचायत में 21,000 रुपए की राशि भेंट कर शौचालयों के निर्माण की बात कही। सिकंदरा इलाके में नगला नाथू ग्राम में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथावाचक जी के श्रीमुख से प्रवचन सुनकर सैकड़ों भक्तजनों ने पुण्य लाभ कमाया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के ही समाजसेवी भरत गिरी ने भी अपना योगदान दिया, जिन्होंने ग्राम की बालिकाओं को सूट प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया, तो वहीं समाज के बड़े बुजुर्गों के सम्मान में भी उन्हें कोई कोताही नहीं बरती। उनका आशीर्वाद लेने वाले भरत गिरी ने कहा कि ग्राम पंचायत में कई समस्याएं और भी हैं, जिनको भी वो अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत का कार्यक्रम है और यहाँ पे सभी लोग सब सहयोग करते हैं और ग्राम पंचायत स्वामी में हर साल ये कार्यक्रम होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। और मैं तो लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग आएँ, यहाँ पे भागवत कथा का आनंद लें, और सभी से निवेदन करता हूँ कि ग्राम में सहयोग आके इस कार्य में सहयोग करें। सुकन्या धन योजना वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से चली रही है। 2100 रुपये की FD हर बच्ची के पैदा होने पे मेरी तरफ से हर गांव में शौचालय मेरी तरफ से। मैं एक समाज सेवी हूँ और लोगों के लिए समाज का कार्य करने में मेरे को अति प्रसन्नता होती है। जबकि क्षेत्र की बच्चियों ने भी सहायता मिलने पर खुशी जाहिर की और उनका आभार जताया। मेरे पापा ने तो दूसरी बार करवाई, अच्छा लगा। कैसा महसूस हो रहा है? इस बार अच्छी। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। समाज के प्रमुख लोगों ने जिनके निराकरण की बात कही। भरत गिरी के मुताबिक वो प्रत्येक गांव में शौचालयों के निर्माण के लिए प्रयास करेंगे, जबकि गांव में पैदा होने वाली प्रत्येक बच्ची के जन्म पर उन्होंने 2100 रुपए की FD कराकर देने का भी संकल्प लिया है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।